नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। शेखर से सवाल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ सबिका सैयद और हमारे साथ है द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। आज कई राज्यों के असेंबली पोल्स के रिज़ल्ट आए हैं, इसलिए हम आपके लिए एक स्पेशल शेखर से सवाल लेके आ रहे हैं। सर, हमारे पास ज़्यादा काम कराती है अब मेरे से सबिता। हाँ। सर पहले मैं जो एक बहुत बड़ा विन, बहुत बड़ा चेंज आया है, वो टीवीके का विन था। पहली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली। वो अभी हो सकता है अलायंस ही करना पड़े, बट इसी पे सवाल उन्होंने पूछा है शीतल ने। वो कह रही हैं कि टीवीके ने तमिलनाडु इलेक्शन कैसे जीता? इसके 3 मेन रीज़न क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण उनका ये है कि डीएमके और एडीएमके, इनकी एक ही राजनीति थी, जी। जो 60 साल से चल रही थी। कभी एक, कभी दूसरा। दोनों की द्रविड़ आइडियोलॉजी थी। एक कम से कम क्लेम तो एथिज्म का था हुँ, और एक वेलफेयर था। जी। तो उसमें लोगों को लगा कि लोग बोर हो गए, हुँ, ऊब गए। और दूसरी बात ये कि जो डीएमके में एक परिवारवाद भी हो गया था अभी, क्योंकि स्टालिन करुणानिधि निधि के लड़के थे। जी, फिर स्टालिन के बाद उनके लड़के की तैयारी हो रही थी। जी। उनकी बहन भी वहाँ पे है, परिवार के और सदस्य भी हैं। उसके पहले आरागिरी दिल्ली में हुँ, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो लोगों को इन सब बातों से ऊब हो गई। और हुँ, दूसरा देखें कि तमिलनाडु काफ़ी हमारी एक तरह से प्रोग्रेसिव स्टेट है, जी, इंडस्ट्रियली भी। वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है बहुत ज़्यादा। लोगों का की ज़िंदगी भी बेहतर हुई है। जी, लेकिन क्या होता है कि जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो आपके यहाँ बाहर से लोग काम काम करने आते हैं। आपके लोग भी बाहर जाते हैं क्योंकि आप पढ़ लिख जाते हैं, हुँ, क्योंकि तमिलनाडु बहुत इंजीनियरिंग पढ़े हैं लोग, बहुत अच्छा वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। हुँ, तो वो दुनिया भर में जाके उन्होंने काम भी किया, भारत में भी जगह जगह गए, विदेश में दुनिया भर में गए, अमेरिका में गए, जी, यूरोप में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए। तो उस सब से जो आपका राज्य होता है थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन हो जाता है। हुँ, और उसके बाद एक ये है कि करप्शन, डीएमके, तो उससे लोग, जब कोई सत्ता में रहता है, उसके पहले एडीएमके के साथ भी वही था, तो वो परेशानी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि एक नया चेहरा आया, हुँ, जो कि साफ चेहरा था, उसके ऊपर अभी कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं था। वो साफ चेहरा आया और पहले कई एक्टर कोशिश कर चुके जी, हैं और फेल हो चुके हैं। जैसे कि विजयकांत फेल हुए, जी, रजनीकांत तो जिसको बोलते हैं गॉट कोल्ड फीट, हुँ, वो आए नहीं मोर्चे में। कमल हासन, वो जी, सब फेल हो गए। तो अब ये इसका समय भी ठीक था और उसके व्यक्तित्व भी ठीक है। और हुँ, देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि वो क्रिश्चियन है। हुँ, अब मैं आज डीके सिंह से पूछ रहा था कि भारत के इतिहास में मुझे बताओ कि किसी चुनाव में कोई भी माइनॉरिटी का नेता अपने बल पे उस राज्य में चुनाव जीत गया हो, हुँ, ऐसी स्टेट में जहां उसके उसके धर्म के लोग बहुत कम हो। जी, अब वो अलग बात है कि कांग्रेस ने आपको बना दिया हुँ, कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर का, या बीजेपी ने बना दिया, वो अलग बात है, या डीएमके ने बना दिया। इसमें तो उसने खुद बनाया। हुँ, और वो क्रिश्चियन उसने छुपाया भी नहीं, जोसेफ विजय कह के जी, आया। तो आपको ये भी दिखाता है कि हमारे जो वोटर्स हैं हुँ, वो दिल से सेकुलर भी हैं। उनको जब लगे कि कोई नेता को चांस देना चाहिए तो चांस देते हैं। और ये जो हुआ है अभी, ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, अप्रत्याशित नहीं है। अभी हमने देखा हमारे पड़ोस में दो जेन्युइन जी, डेमोक्रेसीज हैं, वो श्रीलंका और नेपाल। नेपाल, उनको मैं जेन्युइन इसलिए बोलूँगा, सारी डेमोक्रेसीज में गड़बड़ होती है। श्रीलंका में भी राजपक्षे ने बहुत ज्यादतियाँ करी, लेकिन वहाँ जब चुनाव हुए तो सब पार्टियों को अलाउ किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं किया गया। पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई को बाहर कर दिया। हुँ, बांग्लादेश में जो पहले इनकम्बेंट थे, अवामी लीग, उनको बाहर कर दिया, दोनों को बैन कर दिया। नेपाल में और श्रीलंका में नहीं। तो वहाँ फेयर चुनाव, सारी पार्टियां थी। उसके बावजूद एक बिल्कुल नया इंसान आ गया वहाँ पे और ज़बरदस्त मैंडेट लेके। तो ये हो चुका है। आप जी, देखते हैं कि लोग जब बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो उनको लगता है कि यार किसी और को एक बार चांस दे के देखते हुँ, हैं। क्या है, कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, 5 साल में आ जाएगा, निकाल देंगे काम नहीं किया तो ये एक साइकोलॉजी है, खास करके जो हमारे नौजवान हैं उनकी। ये तमिलनाडु वाला बहुत खास है कि इसमें उन्होंने आइडेंटिटी के हुँ, बारे में सोचा ही नहीं। हुँ, और विजय ने भी कोई जी, द्रविड़ बात या तमिल लैंग्वेज की बात का कोई इतना शोर नहीं किया। जी।
अब इन्हीं पे और भी राज्यों की बात आ जाती है और इस पे सेनापति ने ये सवाल पूछा है कि आज के जो रिजल्ट्स आए हैं कई राज्यों में, क्या वो रिजल्ट्स वोटर की डायनेस्टी से निराशा को रिफ्लेक्ट करते हैं? आप विजय के राइज को कैसे देखते हैं? आप इसका जवाब थोड़ा सा दे ही चुके हैं, और टीएमसी और एआईडीएमके अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? देखिए, आपकी बात जो डायनेस्टी वाली है बिल्कुल ठीक है। अब बीजेपी के अंदर भी बहुत डायनेस्टी वाले हैं, बहुत नेता हैं जिनके बच्चे वहाँ पे हैं। कुछ डायनेस्टी वाले ऐसे हैं जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी से जी। ले आई है, लेकिन वो पार्टी को कंट्रोल नहीं करते हैं और वो किसी राज्य को भी कंट्रोल नहीं करते हैं। वो पार्टी में अपने बल पे काम करते हैं, वो पार्टी को डोमिनेट नहीं करते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखें कि डीएमके पहले करुणानिधि, उसके बाद स्टालिन ने उदयनिधि को ऑलरेडी तैयार कर दिया, और उनके परिवार के और लोग हैं, कुछ आपस में टेंशन भी है, तो लोगों को लगता है यार ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को होता है कि राजनीति में जो आए अपने ड्यूज पे करके आए, कुछ मेहनत करके आए, उसको वैसे ही नहीं मिले तो वो उनको पसंद नहीं है। ऐसे ममता बनर्जी ने भी अपने भांजे को आगे कर दिया, हो सकता है कि काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया हो, तो ये एक बात होती है। और दूसरा टीएमसी, देखिए टीएमसी का अभी भी काफ़ी वोट शेयर है और टीएमसी को मुश्किल होगा क्योंकि बीजेपी छोड़ेगी नहीं। बीजेपी वेस्ट बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत रफ है, तो टीएमसी को हिम्मत करके उसमें रहना पड़ेगा। अगर उसमें हिम्मत होगी और जो वोट शेयर है तो कल को उसका कोई भविष्य हो सकता है। मैं कहूँगा कि उसको राइट ऑफ आप नहीं कर सकते हैं। और तमिलनाडु में डीएमके एडीएमके दोनों का अगर आप देखें तो एक का करीब 24-25% वोट आया है, एक के पास 21-22% वोट आया है, तो जो द्रविड़ वोट है वो 45-46% तो है। तो हो सकता है एक दिन वो सोचे कि हम आपस में मिल जाएं। मैं कह नहीं रहा कि हो जाए, ना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि इन सब का अभी कोई भविष्य खत्म नहीं हो गया है। जी। अब काफ़ी चीज़ें लोग बदलाव चाहते थे वेस्ट बंगाल में, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ के मामले में। शुभम सेठ ने इसी पे सवाल पूछा है। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अब वेस्ट बंगाल में आ गई है, तो क्या अब हमें यहाँ भी दूसरे मेट्रोपॉलिटन एरियाज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश देखने को मिलेगा? और ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ने उन्हें हरा दिया, लेकिन गुजरात में वही एंटी इनकम्बेंसी इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बनी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर राज्य का हिसाब अलग होता है। गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के गृह मंत्री हैं जो भारत में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं, तो उसकी वजह से गुजरात को बहुत ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, जिसको कहते हैं कि गुजरात का राज है। तो गुजरात में वो गुजरात में बीजेपी का बहुत जड़ों तक बहुत कंट्रोल है और बहुत उनके वर्कर्स हर जगह काम करते हैं और काफ़ी उनका जो इलीट से लेके वर्किंग क्लास तक उनका बहुत भारी पेनिट्रेशन है गुजरात में। और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अपील तो है कि हमारा प्रधानमंत्री है। वेस्ट बंगाल में ये नहीं था। दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सच बात ये है कि कोलकाता में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है पिछले 10 साल भी नहीं, उससे पहले भी 5-7 साल लेफ्ट के अंडर भी कलकत्ता में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता गया है। इतना अच्छा नहीं है जितना दिल्ली में है और इतनी वहाँ पे क्रांति नहीं हो रही एक तरह की जो इस समय बम्बई में हो रही है, मुंबई में हो रही है, लेकिन फिर भी कलकत्ता में बहुत फ़र्क हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि वेस्ट बंगाल में ना तो लेफ्ट के अंदर करीब 32-34 साल उनके लगे और 15 साल ममता बनर्जी के, कोई और अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है। कोई और शहर आप देखो, दूसरा शहर कौन है? दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, वो कोई शहर कहलाने लायक नहीं है। तो आजकल अर्बनाइजेशन होनी चाहिए ताकि आपके गांव से लोग, खेती के प्लॉट सबके छोटे हो रहे हैं, वो शहर में आए, अपने शहर में आके काम करें, बजाय इसके कि दूर दूर के शहरों में जाके काम करें। तो थोड़ा सा जो बिहार में हुआ है कि लोग बाहर जाके काम करें दूर दूर, ऐसे बंगाल में भी हुआ है। तो इससे बंगाल को एक फ़र्क पड़ा है और इससे बंगाल की इमेज भी नेगेटिव हुई है। जी। अब इसी पे अनु पांडे ने सवाल पूछा है। वो कह रहे हैं कि आप टीएमसी के फ्यूचर को आगे कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है बीजेपी स्टेट में जल्दी ही एसीज का डीलिमिटेशन प्रोसेस शुरू करेगी? देखिए, डीलिमिटेशन तो सारे देश में जब होगी तब एक साथ ही होगी। वैसे एक एक स्टेट में अभी नहीं होगी, क्योंकि असम में जो हुई थी उसका एक औचित्य था। औचित्य ये था कि 2003 में जब सारे देश में
डिलिमिटेशन हुई थी, तो असम में नहीं हो पाई थी क्योंकि उस समय असम में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे फॉरेन नेशनल्स इशू को लेके, तो बहुत कंट्रोवर्शियल था और उसको ग्राउंड पे करना संभव नहीं था, इसलिए असम की बाद में हुई है। अब बंगाल में तभी होगी जब सारे देश में होगी, और वो तभी होगी जबकि दोबारा से उसका समय आएगा, पार्लियामेंट में बात जाएगी। तो ये बात एक तरह से ठंडे बस्ते में भी पड़ी हुई है, लेकिन जब सारे देश में होगी तभी बंगाल में भी होगी। जी। अब नरेंद्र आर्य कह रहे हैं कि इलेक्शन रिजल्ट आ गया है, पब्लिक ने आसाम और बंगाल में बीजेपी को वोट दिया है। उनका सवाल ये है, इससे बीजेपी को कितनी मदद मिलेगी अपने एजेंडाज इंप्लीमेंट करने में, जैसे कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स, विमेन रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन, सीए, इलीगल माइग्रेंट्स को निकालना, वन नेशन वन इलेक्शन और कई सेंट्रल स्कीम्स जो ममता ने रोक रखी थी। देखिए, जो सेंट्रल स्कीम्स रोकी हुई हैं वो तो एकदम वो इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का ये कहना था कि मैं अपने आप करूंगी, मुझे पैसे दो। तो वो तो स्टेट्स के साथ बीजेपी का चलता रहता है, उसको वो कर सकते हैं। दूसरी जो उनकी नेशनल लेवल पे प्लान्स हैं, उनको जो अगर कुछ करना है तो उनको वेस्ट बंगाल में उनकी सरकार आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आए या ना आए। यूसीसी जो है वो एक पेचीदा मसला है, वो सेंटर कोई लॉ पास नहीं करता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसमें आप ये कह सकते हैं आपके पास प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स हैं, एक पोलीगेमी। पोलीगेमी वैसे तो कम हो ही गई है, लेकिन पोलीगेमी को इलीगल भी कर सकते हैं, उसके लिए यूसीसी बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक है मिनिमम एज ऑफ मैरिज, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ऐसी बातें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सीएए सरकार ने पास किया हुआ है, राष्ट्रपति ने उसको नोटिफाई किया हुआ है। आप जो उसके अंडर एलिजिबल होता है उसको आप सिटीजनशिप दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि अभी उसमें वही एलिजिबल होता है जो 31 दिसंबर 2014 तक आ गया था भारत में, उसके बाद वाला नहीं होता है। और उसमें भी फिर एक असम एक्सेप्शन होता है, क्योंकि असम के लोगों को ये भी पसंद नहीं है, जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं उनको ये भी पसंद नहीं है कि जो हिंदू आए हैं बांग्लादेश से या ईस्ट पाकिस्तान से पहले, उनको भी नागरिकता दी जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें अपनी जो कल्चर है और हमारी भाषा है उसको प्रोटेक्ट करना है। वो बंगाली हैं, बंगाली स्पीकर्स हैं, चाहे वो हिंदू हों। तो वहाँ पे एक और समस्या है, इसलिए जो सीए है उसके अंदर भी एक असम का एक्सेप्शन है। उसके पहले एनआरसी सिर्फ असम में किया गया। तो ये मामले बहुत पेचीदा हैं, इतने सीधे नहीं हैं। हालांकि अभी कानून जैसा है, बीजेपी जिसको चाहे उनकी बंगाल में सरकार ना भी आती, वो जिसको चाहते उसको वो सिटीजनशिप दे सकते थे, बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आ गया हो। जी। शेखर, अब अर्जुन मलिक ने अपना थोड़ा-सा ओपिनियन शेयर किया है और आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहे हैं उसमें। वो कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि लोग क्यों मान लेते हैं कि एक पार्टी की जीत से स्टेट ऑटोमैटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अक्सर इलेक्शंस का असर पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ज़्यादा होता है, लोगों पर कम। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सभी सरकारें लगभग समान होती हैं। हर इलेक्शन में एक चीज़ मिसिंग लगती है, एक जेन्युइनली नया ऑल्टरनेटिव। ज़्यादातर हमें वही पुरानी आइडियोलॉजीज़ मिलती हैं, बस नई पैकेजिंग, स्लोगन्स और चेहरों के साथ। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि इंडिया में एक ट्रूली लिबरल पार्टी आए, स्पेशली इकोनॉमिक सेंस में, जो ओपनली फ्री मार्केट्स, अग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करे, वो भी झटका स्टाइल में, ना कि धीरे-धीरे हलाल तरीके से। और अब उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया प्रेज़ेंट किया है। वो कह रहे हैं कि क्या शेखर ने कभी सीरियसली ऐसी पार्टी शुरू करने के बारे में सोचा है? अगर वो करते हैं तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं उनका सेकंड मेंबर बनूँगा। देखिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ऐसी बात कहने का। चेंज लोगों को ज़रूरत होती है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और वही हमने तमिलनाडु में देखा, क्योंकि लोग ऊब गए थे, क्योंकि दोनों पार्टी वेरिएशंस ऑफ द सेम थीम थी। ये भी द्रविड़ पार्टी, ये भी द्रविड़ पार्टी, हर दोनों कहती थी हम ज़्यादा द्रविड़ हैं, हम ज़्यादा एथीस्ट हैं। उसके साथ साथ समय निकल गया और लोग आगे चले गए और पॉलिटिक्स पीछे रह गई, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा चेंज करी। दूसरी बात ये कि आप सोचें कि भारत में फ्री मार्केट, इस तरह का रिफॉर्म हो और एकदम कोई पार्टी आए, सब बदल के आए, ये विजय भी नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की जो डिफ़ॉल्ट पॉलिटिक्स है वो सोशलिस्ट है, वो सेट की हुई है। इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए किसी को कहने की कि सब बकवास है। ये एक हमारे यहाँ पार्टी होती थी स्वतंत्र पार्टी, जो फिर ख़त्म हो गई 71 के चुनाव के बाद। आप देखें कि 67 के चुनाव में, 62 के चुनाव में, 67 में खास करके
वो सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स थी उसकी। स्वतंत्र पार्टी जो थी लिबर्टेरियन पार्टी थी, वो सचमुच में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की पार्टी थी और बड़े अच्छे अच्छे नेता थे। अगर आप देखें पीलू मोदी, मीनू मसानी, अगर आप देखें पार्लियामेंट की पुरानी डिबेट्स उठा के, कितनी अच्छी अच्छी उनकी स्पीचेस हैं। हम भी एक हर हफ्ते एक सीरीज रन करते हैं, इंग्लिश में होती है इंडियन लिबरल्स मैटर, तो उनमें से कई बार उनकी स्पीचेस आती हैं। तो वो एक पार्टी खत्म हो गई क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनको कहना शुरू कर दिया ये रजवाड़ों की पार्टी है, ये राजे और राजकुमारों की पार्टी है। हालांकि थी नहीं, वो इंटेलेक्चुअल्स भी थे काफ़ी उसमें, वकील भी थे, कुछ राजे रजवाड़े भी थे। लेकिन ये भी सच है कि इंदिरा गांधी ने जब प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश किया हमारे राजे रजवाड़ों के, और उनकी प्रिंसली प्रिविलेजेस खत्म की कि आप किसी को महाराजा नहीं कह सकते, महाराज कुमार नहीं कह सकते, महारानी नहीं कह सकते, अब तो खैर सब कहते हैं। जब उन्होंने वो कानून पास किया, जब वो बिल्कुल सोशलिस्ट बन रही थी, जब पार्टी स्प्लिट हो गई थी 1969 में कांग्रेस पार्टी, तो इंदिरा जी को ये दिखाना था कि मैं बिल्कुल सोशलिस्ट हूँ। तो स्वतंत्र पार्टी ने उसको अपोज किया, तो उन्होंने कहा ये राजे रजवाड़ों की पार्टी है, तो एकदम उसका डिक्लाइन हो गया और वो और एकदम बाहर हो गई। तब से हर पार्टी हमारे यहाँ कोई वेरिएशन ऑफ सोशलिज्म की बात, तब से हर पार्टी हमारे यहाँ कोई वेरिएशन ऑफ सोशलिज्म की बात करती है। उसके अंदर ये सोचना कि कोई बिल्कुल लिबर्टेरियन न आ जाए। अब मोदी जी भी बोलते थे कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। मोदी जी ने पेंडेमिक के टाइम में पार्लियामेंट में स्पीच दिया कि सरकार सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में रहेगी जो क्रूशल हैं और जो क्रिटिकल हैं, उसके अलावा सबसे निकल जाएगी। पर आप देखिए जितनी PSU मोदी सरकार के अंडर बने हैं, उसके उसके पहले 30-35 साल में नहीं बने। तो ये सब बातें चलती रहती हैं और कोई कंपनी प्राइवेटाइज भी नहीं हुई है एयर इंडिया को छोड़ के। बाकी जो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे थी, जैसे IDBI है, हर साल वो पोस्टपोन होता रहता है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सब रुके हुए हैं। BPCL, HPCL सब रुक गए इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो ये हमारे यहाँ जो बेसिक पॉलिटिक्स है वो प्राइवेटाइजेशन की और बिल्कुल फ्री इकोनॉमिक्स की नहीं है। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा तड़का कभी लगता रहता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, आप मुझे कहते हैं पार्टी, आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लें तो हो सकता है हम 2 लोगों की पार्टी बन जाएगी वो। तो तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप आज़ाद रहें, अपने जो विचार हैं वो आप सामने रखें, किसी को पसंद आए, अच्छे लगे तो हो सकता है आपकी बात सुने। और आपने कहा, देखिए रिफॉर्म हमारे यहाँ करना वैसे मुश्किल भी होता है और कोई एकदम जल्दी नहीं कर सकता, ध्यान से करना पड़ता है। अगर झटका स्टाइल करें तो फंस जाते हैं आप, जैसे कि मोदी जी फंस गए फार्म बिल्स में। तो फटाफट पास कर दिया उसको, कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं किया, कुछ नहीं किया कि पेंडेमिक है, रिफॉर्म करना है, तो फिर फंस गए ना। उसके बाद में उसको वापस लेना पड़ा। अब वो वापस लेना पड़ा तो उसका इतना नुकसान हुआ कि अब उसको दोबारा लाना मुश्किल हो जाता है। तो भारत में चेंज होती है, इतना बड़ा देश है, ये जगरनॉट है, इसको आप ऐसे ऐसे नहीं घुमा सकते हैं और ध्यान से घुमाना पड़ता है। तो आपको मैं बताऊंगा, एक मेरा 2 पार्ट का वॉक द टॉक है नरसिम्हा राव के साथ, PV नरसिम्हा राव के साथ। तो मैंने कहा कि आपने यू टर्न कैसे लिया, आप तो लाइफ लॉन्ग सोशलिस्ट थे। बोले नहीं नहीं नहीं, भारत जैसे देश में यू कैन नेवर सीम टू बी मेकिंग ए यू टर्न। आपको कभी लोगों को ये नहीं दिखना चाहिए कि आप यू टर्न कर रहे हो। तो मैंने कहा फिर नरसिम्हा राव कैसे यू टर्न करें कि लोगों को समझना है कि वो यू टर्न कर रहे हैं। तो वो बोले, भाई सपोज द ग्राउंड अंडर यू इज मूविंग, कि मान लीजिए कि आपके नीचे की धरती घूम रही है, तो हमारे यहाँ रिफॉर्म ऐसे स्किलफुली करना पड़ता है। यहाँ पे शोर शराबा करके छाती ठोक के रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। शेखर, अब आज का आखिरी सवाल मोहंती ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या पुदुचेरी को स्टेटहुड मिलेगा जैसे कि पॉलिटिशियंस ने प्रॉमिस किया था? अब मुझे इसकी बहुत स्टडी नहीं है, लेकिन पुदुचेरी बहुत छोटी जगह है। अब उसका स्टेटहुड लेके वो क्या करेगी? वो छोटा सा एक शहर है, खूबसूरत शहर है, बल्कि मेरे को तो उसकी चिंता ये लगी रहती है, जो पुराना क्वार्टर उसका है, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, वो ठीक ठाक रहें। तो मैं कहूँगा कि पुडुचेरी एक तरह से यूनियन टेरिटरी रह के ही ठीक है, उसको स्टेट बनाने का कोई औचित्य भी नहीं है और इतना बड़ा खर्चा बढ़ाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो पुडुचेरी ठीक है, पुडुचेरी को आप ध्यान से रखें, ये हमारे देश का एक बड़ा यूनिक हिस्सा है और उसको वैसे ही रहने दें, उसमें ज़्यादा राजनीति और ना लेके आए तो अच्छा है।
शेखर, हमारा आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया एक इतने लंबे दिन के बाद भी हमारे लिए वक़्त निकालने के लिए और हमारे व्यूअर्स के सवालों का जवाब देने के लिए। हम फिर हाज़िर होंगे इसी हफ़्ते एक और शेखर से सवाल के साथ।